देखो बेटा, अभी हम लोगों ने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद ये समझा कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बट वी मस्ट नो कितना। तो पहला चीज यही है, अगर आपसे कोई सिंपल शब्दों में पूछे कि सर ये बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर हमें प्रीवियस लेक्चर में ही बताया गया था कि करंट कैरिंग वायर, एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर भी, जिसकी लेंथ हमें डीएल पता है, बेटा डी लगाते हैं ताकि छोटे ही वर्ड को जैसे एल का छोटा वर्जन को हम डीएल कह देते हैं, एक्स के छोटे वर्जन को हम डीएक्स कह देते हैं, स्मॉल चेंज इन एक्स टाइप का। और मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है? और बेटा कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा, तो वो लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलेंगे, या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। बेटा आप लोग की हेडिंग है बायट सेवर्ट्स लॉ, उसमें हम लोग इसको एज ए सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरह, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर। बेटा मैंने इसको स्ट्रेट इसलिए बनाया कि कोई वायर कैसा भी हो, अगर बहुत छोटा करके देखोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो बाइट सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है कि सपोज आपके पास एक, मैं जानबूझ के जूम कर रहा हूँ बेटा, ये एक्चुअली बहुत छोटा है, इसको हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं, जो आइडियल है ना, आई इंटू डीएल, करंट जो फ्लो कर रहा है, सपोज आई 3 एम्पेयर होता और डीएल 10⁻⁻² मीटर होता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं इसको एज ए कंबाइंड सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलता, करंट एलिमेंट को। अब मैं इससे किसी भी रैंडम जगह पे, बेटा देखो किसी भी रैंडम जगह पे, सपोज एक बच्चे ने बोला सर मुझे यहाँ बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैं बोलूंगा ठीक है बेटा आप एक काम करो, सिंस ये वायर बहुत छोटा है, जो ए बी वायर है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल, तो आपको फिगर समझाने के लिए मैंने इसे थोड़ा बड़ा बना दिया है। आप उस बेटे इतना छोटा है ना कि टेक्निकली मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूँ कि ये आपका वायर है और ये आपका पॉइंट है, बट आपको जूम करके दिखाया जा रहा है इसलिए आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है। यहां से एक लाइन ज्वाइन करो ऐसे, इसको ऐसे एक वेक्टर की तरह बनाओ, आर वेक्टर। आइडियल एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम समझो कि अगर हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, करंट तो वेक्टर नहीं होता है, आई इंटू डीएल को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो समझ आ गया, करंट इंटू लेंथ, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन होगा सेम एज करंट। बेटा वेक्टर के लिए डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज करंट। और आर सिंपली आपके सोर्स से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है बेटा, यहां तक बना लिया आपने। अब इस पॉइंट पे पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? फॉर्मूला होता है, मैं डीबी लिख रहा हूँ क्योंकि छोटे से वायर की वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, पहले ऐसे लिखो मैं सब समझा दूंगा इसको। म्यू नॉट बाई 4 पाई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस रहता है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस रहता है। अब बेटा नोट करो, मैं आपको सारी चीजें समझाता जाता हूँ। पहले इसको एज इट इज लिखो, मैं इसको तोड़ के समझाऊंगा, बच्चों की तरह बना के बताऊंगा। बेटा जब नोट हो जाए तो मुझे बताना। किसी भी चीज को बेटा हम वेक्टर क्वांटिटी को दो पार्ट्स में हमेशा तोड़ेंगे। आपको ये आदत अगर नहीं पड़ी तो बेटा आप बहुत पछताओगे। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी वेक्टर है उसको हमेशा ऐसे तोड़ना कि सर उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये दो पार्ट्स में ही आप इसको तोड़ सकते हो हमेशा किसी भी वेक्टर को। और हमेशा ऐसा करा करो बेटा, हमेशा इसको करो। मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं बेटा, मैं समझाता हूँ। अगर कभी भी तुमको कोई दो वेक्टर का, इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं, जब इस तरह का सिंपल हो, क्रॉस प्रोडक्ट किन दो वेक्टर का हो रहा है, आइडियल और आर का। बेटा आपको ये रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने की थोड़ी सी जरूरत है, एक बार देख लो जितना भी समझ सकते हो इसमें से। मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ऐसे अगर कभी लिखा हो कि सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड आता है मॉड सी इक्वल टू
ए बी साइन थीटा। अब थीटा पूछोगे क्या है? थीटा एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब बोलोगे सर वो कैसे देख सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? इसको थीटा लेंगे या इसको थीटा लेंगे? ये तो समझ आ रहा है कि आइडियल और आर के बीच में लेना है। तो अब बच्चा बोलेगा सर ये थीटा है, इस क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है तुम्हें, देखो आइडियल ऐसा जा रहा है, आर ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में। पर याद रखना थीटा हम तब निकालते हैं जब दो वेक्टर्स को, जैसे मान लो मैंने तुम्हें कोई भी दो वेक्टर दिए, तो मैं समझाता हूँ बेटा। देखो थीटा तुम तब देखोगे जब दोनों का टेल कनेक्टेड हो और उसके बीच का एंगल, या दोनों के हेड कनेक्टेड हो उसके बीच का एंगल। थीटा आप ऐसे डिफाइन करोगे, दो वेक्टर्स के बीच का थीटा, फॉर थीटा कनेक्ट वेक्टर्स टेल टू टेल और हेड टू हेड। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी ये गलती करते हैं। सपोज आपको वेक्टर ऐसे दिया है और आपको एक तरीके से इस तरह से बनाया गया है बेटा, और ऐसे ऐसे बना रखा है। बच्चे को लगेगा ये एंगल है 120 डिग्री। नहीं बेटा, सपोज वेक्टर ए और बी ये है, आपका ए और बी के बीच का एंगल तब होगा जब तुम ए वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा के महसूस करो, यानी वेक्टर ए का भी टेल होना चाहिए, ए को बस आगे बढ़ा दो, पैरेलल मूवमेंट ऑफ वेक्टर अलाउड रहती है। ए को जस्ट आगे बढ़ा के देखो, टी से टेल बनाओ, तो ए और बी के बीच में एंगल इस क्वेश्चन के हिसाब से, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर विल बिकम 60 डिग्री। मतलब अगर मैं आइडियल वेक्टर ऐसे बना रहा हूं, आई नीचे करंट बह रहा है और डीएल भी, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आर वेक्टर तो वही था जो आइडियल से ज्वाइन करेगा। तब तुम खुद देख रहे हो, ये बना हमारा आर वेक्टर और ये है हमारा आइडियल। तो अब मैं इसको एंगल थीटा बोलूंगा, ना कि इसको। यानी अच्छे से समझ लेना कि कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मैं दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं और उसके मैग्नीट्यूड को मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा ऑफ देम। बट थीटा विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी मेरा आंसर ऐसे आ जाता है μ0/4 पाई आइडियल आर साइन थीटा को लिखोगे आइडियल आर साइन थीटा, नीचे एक आर क्यूब है, तो आप मेरी बात समझ जाओ, एक हट जाएगा आर, आर स्क्वायर बचेगा। यानी मैग्नीट्यूड पार्ट को आप एक तरीके से ऐसे समझ लो। बेटा आप लोग के कोर्स में हल्का सा सिर्फ आपको पता है ये सब याद रखना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² टाइप की, इस टाइप की, अगर थीटा मेंटेन्ड है तो, इफ थीटा इज मेंटेन। देखो नोट किया बेटा यहाँ तक, और डायरेक्शन पे आते हैं बेटा। मैं आपको डायरेक्शन देखना सिखाता हूँ, दो क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज वेक्टर ए दिया है, सुनो मेरी बात अच्छे से, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखा है, तो तुमने ये तो समझ लिया कि सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ सी? तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, मान लो अगर आपको वेक्टर दिए हुए हैं, सपोज ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, आप वहां जाके ऐसे सोचना कि आप कभी भी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ आओगे, पहले से, देखो पहले से, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, पहले से दूसरे की तरफ आओगे, फर्स्ट टू सेकंड, ऐसा हुआ तो अंदर आता है डायरेक्शन। आराम से सोच लो बेटा। और अगर आपको कहीं पे सी वेक्टर ऐसा दिया होता, बी क्रॉस ए, और वेक्टर्स ऐसे ही होते हैं, बी क्रॉस ए, मतलब सिंपली जिस वेक्टर से स्टार्टिंग करनी है उसको देखो, ए से बी जा रहे हो कि बी से ए जा रहे हो, और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टा होते हैं। यानी यहाँ पे ये सी वेक्टर बाहर की तरफ आता है, बाहर मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ।
और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप राइट हैंड लो, यूज राइट हैंड, बेटा रियली सॉरी, वो थोड़ा सा नेटवर्क हिल गया होगा। हम लोग कहाँ पे थे बेटा? बेटा आप लोग नोट तो कर रहे थे ना? यस सर। यस सर। बेटा एक सेकंड दो, चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा था। अगर कभी भी आपको दो वेक्टर दिए हों ए और बी, आप चुपचाप से एक काम करो, आप राइट हैंड लो, और अगर कभी लिखा हो सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो ए को पहला वेक्टर मानो। अब ए पे जाओ, ए पे जाओ राइट हैंड यूज करते हुए, ए पे अपनी जो, देखो बेटा आपके राइट हैंड में चार फिंगर्स और एक थंब है, तो अपने फिंगर्स को इस लाइन के लॉन्ग रख दो और थंब को उसके परपेंडिकुलर बनाओ। मतलब अगर ये आपका राइट हैंड है तो ये थंब होना चाहिए, और ये गंदी ड्राइंग है बट भावनाओं को समझो। यानी ए वेक्टर आप ऐसे पॉइंट कीजिए, आप ए की तरफ अपनी चार फिंगर्स रखिए और बी की तरफ कर्ल कीजिए। आप बोलोगे सर इसके लिए मुझे अपने थंब को, और थंब और फिंगर्स के बीच में परपेंडिकुलर एंगल होना चाहिए। ये डायरेक्शन ऑफ सी बता देगा आपको। आपको फिंगर को कर्ल करना है, फिंगर कर्ल करिए, इस मतलब इसकी तरफ, बी की तरफ। अपने आप बेटा ए पे हाथ रखो, बी की तरफ लाओ, थंब इनटू द प्लेन जाएगा, करके देख लो। और सीधा लाना, सीधा हाथ का चाटा मारना जैसे, मतलब आप ए पे पहले वेक्टर रख लो पूरा अपना, ए पे ऐसे फिंगर रख लो ऐसे, और अपने आप बी की तरफ लाओ। यू विल फाइंड कि ऑटोमेटिकली योर थंब इज गोइंग इनसाइड द प्लेन। यानी फर्स्ट पे हाथ रखो, देन कर्लिंग ऑफ द फिंगर करो। आप बोलोगे नहीं सर मैं उल्टा हाथ ला रहा हूँ, बेटा अपने हाथ, आपके हाथ के दो पोर्शन होते हैं ना, जो ये वाला साइड होता है, पाम वाला साइड, उसको बी की तरफ लाओ अपने आप। मतलब जो व्हाइट पोर्शन होता है बेटा हाथ में, उसको बी की तरफ लाओ अपने आप। थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ सी। यानी इस केस में ए क्रॉस बी करने पे अंदर की तरफ आएगा। और यही मान लो आपको मैंने कोई ऐसे वेक्टर दिया होता एल इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए पे अपना हाथ पहले राइट हैंड बी पे रखते, बेटा ए और बी वही है, बस एल इक्वल टू बी क्रॉस ए हो गया है। जब बी क्रॉस ए करोगे तो बेटा बी पे अपना हाथ रखो, फिंगर्स को स्ट्रेच करो बी के अलोंग, और ए को चाटा मारो सीधे हाथ का, थंब आपकी तरफ आएगा। थंब इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या आपको ये बात समझ आई? आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन, इतना होता है। इसकी हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा प्लीज थोड़ा सा सीख, चाहो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, बट सीख लोगे तो तुम्हें जिंदगी भर कंफ्यूजन नहीं होगी। नोट किया बेटा? हमें सी का डायरेक्शन मिला, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं बेटा इसको। आपकी पूरी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सारे सिस्टम राइट हैंडेड ही हैं। और मैग्नीट्यूड हमने सीखा था ए बी साइन थीटा। यहां तक नोट कर लिया बेटा? मैग्नीट्यूड फिट, मैं भी एग्जांपल से भी समझाता हूँ बेटा, डोंट वरी। और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, पता है एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है, आपके मॉडल में जो क्वेश्चन दिए हैं, आप ये समझ लोगे तो सारे सही कर पाओगे। मैं आपका चेक करूं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन समझ आया है कि नहीं, चेक करें। यस सर। तो लेट अस चेक बाय सिंपल मेथड। मैं आपके सामने हमारा डायरेक्शन बनाता हूँ, ठीक है? ये बेटा, ये जो लाइन आएगी, ये आपकी आउट ऑफ द प्लेन जा रही है और ये इनसाइड द प्लेन जा रही है। मतलब इस वाली चीज को अंदर, जो प्लेन के अंदर जाएगी, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनटू द प्लेन, और जो चीज बाहर की तरफ आती है हम लोग आउट ऑफ द प्लेन ऐसे दिखाते हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ एरो इमेजिन करते हैं। एरो जब अंदर की तरफ जाएगा तो आपको एरो के पीछे वाला पोर्शन ऐसे दिखेगा, और एरो जब स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा तो आपको एक डॉट दिखेगा सिर्फ, आउट इनटू आउट ऑफ द प्लेन, मतलब आपकी स्क्रीन। अच्छा अच्छा,
मुझे कोई बच्चे को वॉलंटियर करते हैं, छोटे। बेटा अलका, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। एल वेक्टर इज रिटन एज, सपोज ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आप एल अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो अलका बेटा आप सोच के बताओ आपका एल वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर? सर आउट ऑफ द प्लेन। हाँ बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा, अब बहुत सिंपल, ए पे अपना हाथ ले जाओ, बी की तरफ कर्लिंग ऑफ द फिंगर करो, आपको थंब बाहर की तरफ ही आएगा, यानी इसका आंसर अलका ने सही दिया। इसका आंसर इतना सा आ जाएगा। चलो अब चेक करते हैं। मान लो एक वेक्टर, सुनना बेटा ध्यान से, एक वेक्टर, बेटा आपको इतना समझ आता है ना कि मतलब अगर हम लोग धरती पे खड़े हो जाएंगे तो ये आकाश की तरफ जाएगा और ये पाताल में, मतलब इनटू द ग्राउंड। ये बात तो समझ आ रही है ना? तो मान लो मैंने आपको बोला कि बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि कई बार क्वेश्चन में बोलता है वर्टिकल और बच्चा उसको नॉर्थ ले लेता है, ये गलत होता है। अगर मैं वर्टिकल लाइन बोलूँ तो दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। फिजिक्स में वर्टिकल का मतलब होता है जैसे आप किसी प्लेन सरफेस पे खड़े हो जाओ तो आप वर्टिकल हो। तो मैं आपको देता हूँ ये पी वेक्टर। अब कोई वेक्टर डी है, डी वेक्टर है पी क्रॉस ए। पी आपको दिख रहा है, पी का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। आप मुझे बताओ पी क्रॉस ए कहाँ होगा, और ये मुझे कौन बताएगा? अनिरुद्ध बेटा आप बताओ। मैं इसके लिए आपको वीडियोस भी शेयर कर दूंगा आज ही, आज बेटा। अनिरुद्ध बेटा आप सुन पा रहे हो? सर ये वाला नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ बेटा, मैं आप लोग को एक इमेज दिखाता हूँ, आप लोग मुझे बताओ आपको लाइन समझ आई कि नहीं। बेटा राइट हैंड साइड आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो राइट है, ये आपको ये फिगर दिख रहा है, ये वाला जहाँ कर्सर घूम रहा है। बेटा आप लोगों को क्या ये वाला यस सर। फिगर दिख रहा है? तो देखो अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ, बी क्रॉस ए, तो बेटा बी क्रॉस ए नीचे जाएगा और ए क्रॉस बी ऊपर आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो क्रॉस प्रोडक्ट जो भी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस है वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द होल प्लेन। ये देखो, और आप इस तरह से सोचो, ये फिगर देख रहे हो, ये मैं बोल रहा हूँ करने को। अब अगर ए क्रॉस बी करना है तो पहले फिगर के क्रॉस अपनी अंगुलियां कर दो, और जो कर्लिंग है वो दूसरे वेक्टर के क्रॉस करो, थंब विल गिव द डायरेक्शन। दिस डायग्राम विल इलस्ट्रेट। पहले भी जैसे ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो फिंगर्स को ए के क्रॉस करो, और ये वाला साइड जो आपका जैसे ग्रिप करते हो उस वाले साइड को बी की तरफ लेके जाओ, आपको डायरेक्शन मिलेगा हमेशा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो बेटा? अब आप इस फिगर में लौटो और करके देखो, यहाँ पे करो जो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाया गया था, आप इस पे सोचो। अगर मैं पी की तरफ वेक्टर लेता जो अंदर है, पी इनटू द प्लेन है, और ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, तो अगर मैं पी क्रॉस ई करता, यानी पी ई मतलब ए वेक्टर, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में ए वेक्टर था ईस्ट के क्रॉस, तो आप अगर पी पे अपने फिंगर्स रखते राइट हैंड के और अंदर की तरफ ऐसे लाते, तो बेटा आपको डायरेक्शन कहाँ मिलता? साउथ की तरफ, नीचे। ये आपका हो जाता डी वेक्टर। बेटा आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं ये भी बताओ मुझे, मैं उसके साथ एक्सप्लेन करूंगा। नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा अच्छे आसान तरीके भी है बेटा इसको बताने के लिए। बेटा समझ आ रहा है? सर और एक बार समझा दीजिए।
चलो मैं एक काम करता हूँ, अगर सबसे जल्दी इमेजिनेशन वाला मेथड बताया था, इसके अलावा एक मैथमेटिकल मॉडल भी होता है। मैथमेटिकल मॉडल भी सिंपल होता है बेटा। सपोज ये आई है, ये जे है, ये के है, ये वेक्टर समझ आ रहे हैं आई जे के। आई मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, जे वेक्टर मतलब जे मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, ऐसे सोचो। और ये सब यूनिट वेक्टर होते हैं, मतलब वन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। आई मीन्स या आई कैप मीन्स वन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो मैथमेटिकली कि सर अगर कहीं पे आई जे के लिखा है, तो अगर आई से जे निकाल मतलब आई टू जे जाओगे, जैसे सपोज मैंने लिखा है 5i क्रॉस 3j, तो आप बोलोगे 5 3 15 हो गया सर। और आई क्रॉस जे पे आपको के मिलेगा, यानी अगला वाला। उसी तरह जे क्रॉस के करते तो आई मिलता है, यानी ऐसे आप बना लो पॉजिटिव। और सिंपली इतना लिखना है कि सर आई क्रॉस जे पे के मिलेगा, जे क्रॉस के पे आई मिलेगा, मतलब पॉजिटिव बनता जाएगा। और फिर के क्रॉस आई करोगे, के क्रॉस आई करोगे तो आपको जे मिलेगा बेटा। और इसका उल्टा होता है कि अगर आप आई जे के लिख लो, जस्ट एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो नेगेटिव मिलेगा। मतलब अगर मैं जे क्रॉस आई करूं तो मुझे माइनस के मिलेगा। एक मैथमेटिकल मॉडल ये भी होता है बेटा समझने के लिए। अब उस फिगर में जाओ, अब पिछले वाले फिगर में बेटा देखो, इसको आइडेंटिफाई करो, इसको आइडेंटिफाई करो, कर लिया। उसी तरफ सारी कर सकते हो तुम। आई क्रॉस के करो बेटा, कितना आएगा बताओ। आई क्रॉस के करोगे तो आपको अगला वाला मिलेगा। अगला वाला क्या मिलेगा बेटा बताओ। आई क्रॉस के मतलब अगला सिर्फ जे है, बट माइनस जे मिलेगा। तो सिंपली आई जे के लिख लो, क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पे नेगेटिव। अब यहाँ आ जाओ, बच्चों की तरफ सोचो। अगर इसी फिगर में मैंने तुमको ये वेक्टर अंदर बनाया है, तो इसको माइनस, देखो इसको पॉजिटिव जेड समझ लो, इसको एक्स एक्सिस समझ लो, इसको वाई समझ लो। तो ये अंदर है यानी माइनस के। बेटा देखो, अगर ये प्लस के है तो जो अंदर बनेगा वो माइनस के होगा। तो आपके लिए पिछले वाला क्वेश्चन सिर्फ मैथमेटिकली ऐसे बन जाता कि सर आपने मुझसे पूछा है पी क्रॉस ए है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी आई, और पी है माइनस के अलॉन्ग। तो आप अपने दिमाग में सोचो, आपसे पूछा गया है पी क्रॉस ए यानी माइनस के क्रॉस आई, यानी मतलब हाँ माइनस के क्रॉस आई। तो आप यहाँ आओ और सिर्फ के क्रॉस आई को समझने की कोशिश करो। आप बोलोगे सर के क्रॉस आई मतलब हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज, यानी के क्रॉस आई जे आ जाएगा। तो तुम बस यहाँ जाके ऐसे लिख दो, सर आंसर विल बी माइनस जे। यानी अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा, जब ये प्लस जे था तो माइनस जे मतलब साउथ। बेटा मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, और हो सकता है तेज बताएं, इसलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो आसानी से। फिर मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप पकड़ लोगे। सर थोड़ा इसका प्रीवियस पेज दिखा सकते? हाँ बेटा, आराम से प्रीवियस पेज देखो और सोचो। इसी तरह चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे सोचो वेस्ट में एक वेक्टर है जिसका नाम है एम वेक्टर, ये वेस्ट की तरफ है। और एक साउथ में वेक्टर है जिसका नाम कुछ कुछ डाल देते हैं डब्ल्यू वेक्टर। और मैंने आपको दिया कि एक यू वेक्टर है दैट इज इक्वल टू एम क्रॉस डब्ल्यू। तो कोई बच्चे इससे कंफ्यूज हो सकता है, एक बोलेगा सर मैं तो टेक्निक सीख गया हूँ। मैं सिंपली ऐसे बोलूंगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो बाहर आ रहा है वो जेड एक्सिस है। अब मेरे को आपने m दिया है वो है माइनस एक्स एक्सिस पे, तो इसको लिख लेगा माइनस आई। और w दिया है मैंने y एक्सिस के लॉन्ग, देखो माइनस y एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ पे लिख लेगा माइनस j। x के लॉन्ग i, y के लॉन्ग j, और z के लॉन्ग k। अब वो बोलेगा सर आप मुझे माइनस माइनस साइन तो पहले मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। तो टेक्निकली सिर्फ आप i क्रॉस j पूछ रहे हैं, तो आप तुरंत कूदोगे और यहाँ होगे सर i क्रॉस j तो अपना k था ना। मैं बोलूंगा हाँ बेटा के था। दैट मीन्स आप जब m क्रॉस w करोगे तो u का डायरेक्शन आ जाएगा बेटा प्लस के, यानी बाहर की तरफ जेड एक्सिस। बेटा मेरी बात समझ गए। तो मैथमेटिकल मॉडल भी आपको सिंप्लीफाई कर देगा। तो आप बस इतना याद रखना, आई एक्स के लॉन्ग है, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और के
जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, उसके बाद सिंपली क्लॉकवाइज घूमे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो नेगेटिव, चाहे कैसे भी घूम लो। आपको मैंने आप सीधे आई क्रॉस के करो, फिर के क्रॉस जे करो, के क्रॉस जे भी करोगे तो ये सिंस आपने इसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज गए हो तो आई मिलेगा, लेकिन माइनस साइन के। बेटा अब आप समझ गए हो थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. यस सर। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सोचो, और प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो बेटा। ये लाइन मैंने फिर से बनाई, अब हम फिर से लिखते हैं बाइट 7 क्लॉक। तो इस बार मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ मुझे डायरेक्शन चाहिए। आपको एक छोटा सा वायर मैंने ऐसे बना दिया है, ये रुको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं तुम्हें बाइट 7 मैं लिख देता हूँ। मान लो ये आइडियल है, और आपको देखो अंतर समझना है कि जब आपसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, db1 का, और मान लो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ यहाँ पे db2 का, तो आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन काम करनी चाहिए बेटा। ठंडे दिमाग से सोच के ये बताओ, जब मैं db1 यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके लिए आर वेक्टर ऐसा बनेगा, ऐसा r1, db2 के लिए इससे आर वेक्टर ऐसा बनेगा। अब बेटा बच्चे समझ क्या नहीं पाते हैं, आपको इस पॉइंट पे जाना है और इस आइडियल को इमेजिन करना है कि इस पॉइंट पे ट्राई टू, बेटा इस बात को ध्यान देना, इस पॉइंट पे पहुंचो और जानबूझ के कैसा फिगर बनाओ जिसमें आइडियल तुम्हें ऊपर ही जाते दिख रहा है, इसको आइडियल को वहां ले जाओ पैरेलल मूव कराते हुए, आइडियल ऊपर ही दिखेगा। उसी तरह से आइडियल को जैसे उठा के यहाँ रख दो, डीबी पॉइंट इस पे रख दो, यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है, और R1 को देखो ऐसे जा रहा है। अब तुम खुद बताओ बेटा, आइडियल क्रॉस आर करोगे तो आप टेक्निकली सोच लो कहाँ जाएगा। आप इसको खुद फिगर आउट कर लो कि सर अगर हम लोग यहाँ पे फिंगर्स रखें अपने और R1 की तरफ ले जाएं तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन बनेगी db1। लेकिन जब मैं यहाँ db2 पे पहुंचूंगा तो आप देखो मेरा आर वेक्टर, मैं db2 वाला बनाता हूँ, db2 में मेरा आर वेक्टर ऐसे जा रहा है db2 के लिए, और आइडियल वैसे ही है, देखो आइडियल ऐसे ही जाएगा, आइडियल में कोई चेंज नहीं, बस वेक्टर उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पे db2 पे। तो db2 पे जब तुम रखोगे आइडियल वैसा ही रहा, और तुमने क्या देखा, अब अगर मैं आइडियल क्रॉस आर करूंगा यानी यहां से यहां आऊंगा, पहले आइडियल देखो, याद रखना बाइट-सेविट्स लॉ में फॉर्मूले में डायरेक्शन देखने के लिए आपको ये लॉजिक याद रखना है, आइडियल क्रॉस आर करना है, यानी आइडियल पे उंगलियां रखो और आर को आर की तरफ आओ, तो और थंब ऐसा होना चाहिए परपेंडिकुलर, ना कि बेटा ऐसा ही हाथ मत रखना कि सर थंब भी ऐसे है तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, थंब काट नहीं देगा, ऐसे मत रखना, थंब ऐसे रखना चाहिए परपेंडिकुलर, तब ये तुम्हें देगा डीबी का डायरेक्शन। और ये आइडियल था, और इसको तुम्हें कर्ल करना है टुवर्ड्स आर, आइडियल शुड बी कर्ल टुवर्ड्स आर, और तुम कर्ल करोगे तो ये बाहर आएगा, यानी एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे अंदर की तरफ, और इस पॉइंट पे आएगी बेटा बाहर के लिए, यही होता है पॉइंटर। क्या आपको डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा सेंस आया? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डायरेक्शन, समझे बेटा? यस सर। तो जल्दी जल्दी करते हैं, टेबल देखो एक छोटा सा पॉइंटर है, इससे अब फाइनली नोट कर लो। मान लो तुम्हें ये पता चल गया कि हम थीटा कैसे देखते हैं, जैसे हम लोगों ने बताया था, ये सोर्स ऑफ द करंट है, ये यहाँ पे थीटा यही बनेगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ए बी इज ए करंट कैरिंग वायर, इससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डीबी, तो उसका मैग्नीट्यूड हमारा आ गया μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आ गया आइडियल क्रॉस आर से। ये 2 पॉइंट समझ लो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। अब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम लिखते हैं टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये लिख लो बेटा इतना, और इसके ऊपर हेडिंग डाल लो बाइट-सेविट्स लॉ। अब चलो मैं इसके केसेस कराता हूँ।
इससे हमें ये पता चला, और बेटा पता है रियलिटी में बहुत एक्सपेरिमेंट कर करके हुआ था। वायर के चारों तरफ आप पोजीशन चेंज करके, एंगल चेंज कर करके देख रहे थे कि किस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, लेंथ चेंज कर करके देख रहे थे, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर करके देख रहे थे, आर चेंज करके देख रहे थे। ये बड़ा एक्सपेरिमेंटल है, मतलब एक बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, वो इस पॉइंट के आगे बढ़ा रहा था तो देख रहा था आर स्क्वायर के हिसाब से वो घट रहा है, उसने एंगल चेंज किया, लेंथ आर यही रखा सर्कल टाइप का, और ये देखा कि नहीं ये थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद निकला है। मतलब बुक्स में आपको हो सकता है ऐसे भी पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आप मेरी बात समझे बेटा? Yes, sir. तो चलो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और याद रखना इस केस में हमारा आंसर आया है आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन अंदर की तरफ। नोट किया बेटा? चलो, μ0/4π आप ऐसे नोट कर लो, ठीक है बेटा? नोट किया? ये वैल्यू, Yes, sir. ताकि मैं आपको क्वेश्चन दे सकूं बेटा। चलो, ये पहले हम लोग चाहें तो हम लोग कुछ फॉर्मूले सीख सकते हैं बेटा। आओ देखते हैं, और ये सारी चीजें कनेक्टेड है बेटा आपस में, कनेक्टिविटी आगे चल के समझ आएगा, सब कनेक्टेड है। चलो सबसे पहले मैं एक बेसिक फॉर्मूला सिखाता हूँ, आप इसे लिखो। मैंने आज आपको जो पहली हेडिंग दिखाई थी ना उसके हिसाब से कराता हूँ। आप ऐसे लिखो, ये थोड़ा सा फाइनाइट वायर है और ये स्ट्रेट है बेटा, मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया है, और इससे h दूरी पे इसको ऐसे लिखना, एक करंट कैरिंग वायर से, एक करंट कैरिंग वायर से h दूरी पे, h दूरी पे ये करंट कैरिंग वायर, डायरेक्शन कोई भी करंट का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज मैंने बोला इसमें I = 3 एम्पेयर जा रहा है, और आपको ये दो एंगल दे दिए मैंने, ध्यान से देखना मैंने एंगल कौन से लिए हैं, अल्फा बीटा। रियलिटी सिर्फ ये करंट कैरिंग वायर ए बी है जिसमें करंट जा रहा है 3 एम्पेयर, और उसकी कोई लेंथ है आपको उससे अभी मतलब नहीं है, क्योंकि लेंथ हम एंगल वाइज देख ले रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस ए बी वायर की वजह से, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, आपको आगे याद रखना है, μ0/4π। इसको देखो बेटा, किसी भी टीचर बहुत तरीके से सिखाता है, बस कुछ ही बच्चे हैं जो डिट्टो फॉलो करते हैं। हमेशा ऐसे रिलेशंस लिखा करो ताकि तुम्हें ये समझ आए किस पे डिपेंड करता है, आई पे, एच पे। एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ लिखना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आता है मैग्नेटिक फील्ड। और इसका देखो डायरेक्शन वाइज कंफ्यूज मत होना, कहीं पे भी तुम ऐसे सोच लो तुमको जो पसंद है ये बना लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ से एक लाइन, इतना सेक्शन बना लिया कि सर इससे क्या होगा, बेटा इससे एक लाइन ऐसे बना लो आर वेक्टर की। अब तुम खुद देखोगे आर यहाँ पे ऐसे रहता, और ये जो आइडियल है इसको यहाँ बनाते हैं, ऐसे अपने दिमाग में ले जाके वहां बनाते हैं, ये जो आइडियल बना है ना इसका डायरेक्शन हमेशा करंट का डायरेक्शन होगा, तुम वहां बनाते, तुम्हारे कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। क्यों? अब तुम्हें पता है आइडियल क्रॉस आर करोगे तो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ, यानी अंदर होता। अगर मैं करंट का डायरेक्शन पलट दूं तो यही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती, इस केस में हमारा ये अंदर, ठीक है, डायरेक्शन। नोट किया बेटा? हेडिंग डालना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। बेटा मैं अच्छे से इसलिए भी पढ़ाऊंगा क्योंकि यही चीजें आपकी केवीपीआई से कनेक्ट होंगी, तो प्लीज बेटा ईमानदारी से पढ़ना। इन सब की डेरिवेशन है, जस्ट आई नीड
बेसिक कैलकुलस जो तुम 11th के पहले महीने में पढ़ लोगे, और केवीपीआई उसके बाद होता है, और अब आपको तब वो मांगते हैं कि ये बताओ, तब बच्चा कॉन्ड्रोम में रहता है कि कैसे बताएगा, उसे तो आता ही नहीं है सब। वो ये मानते हैं कि 10th तक मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक पढ़ ली, 11th में वेक्टर पढ़ लिया, दोनों को मिला देने से इसे फॉर्मूले डिराइव कर लेगा बच्चा। बेटा ये नोट कर लिया आप लोगों ने? प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बेटा बच्चे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा। मान लो इसको मैं थीटा 1 कह रहा हूँ, इसको मैं थीटा 2 कह रहा हूँ, तो मैं अल्फा को भी लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा 1, बीटा को भी लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा 2, और आई होप आप सबको ये बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर किसी ने थीटा 1 और थीटा 2 एंगल लेके लिखा ये फॉर्मूला, तो आपको अदर बुक्स में यही फॉर्मूला ऐसा मिल जाएगा, μ0/4 पाई I/h, ब्रैकेट में लिखा होगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। डिपेंडिंग कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो, मैंने ये वाला लिया है। आप ये एंगल लेते थीटा 1 थीटा 2, तो आपको ऐसे फॉर्मूला मिलता। आप एक ही याद करो जो आपको बड़े वाले बॉक्स में रखा है। नोट किया बेटा? क्वेश्चन पूछो इस पे। बेटा आपने इसे नोट कर लिया? बेटा आपको सिर्फ इतने तरीके से नोट करना है कि सर एक वायर है, करंट कैरिंग। मैंने बोला हाँ बेटा, बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तुम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे h, इस एंगल को अल्फा इमेजिन करोगे, इस एंगल को बीटा इमेजिन करोगे, और यहाँ पे मुझे बता दोगे कि सर यहाँ पे अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इतनी होगी, μ0/4 पाई I/h साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आप इस पे क्वेश्चन करके दिखाओ। सपोज मैंने आपसे बोला ये वायर इनफाइनाइट हो जाए। अगर बेटा इनफाइनाइट वायर हो जाए, जैसे आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना होगा इनफाइनाइट वायर। अब किसी वायर को इनफाइनाइट होने के लिए, जैसे मैं तुमको इमेजिन करवाता हूँ, ये वायर ऐसे है, ये करंट कैरिंग वायर, ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ पे आप हो। अब बताओ अगर ये लेंथ बढ़ती चली जाए तो बीटा एंगल कितना होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर ये लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो अल्फा एंगल बढ़ेगा ना। इस फिगर के हिसाब से आगे सोचो, अल्फा इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो फॉर इनफाइनाइट वायर जब आप बहुत दूरी पे होगे तो बीटा और अल्फा किसको रीच करेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग। मतलब वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट। और इसको सिंपल भाषा में मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा वायर इमेजिन करो h दूरी पे उससे, जिसकी लेंथ ऊपर नीचे इन्फिनिटी दी रखी है लेंथ वाइज, और करंट मान लो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा कि सर हमारा अल्फा और बीटा पे हमें कितना पुट करना है, साइन 90 यानी अल्फा बीटा 90 पुट कर दो, तो आपको फॉर्मूला आ जाता है जो आप बुक्स में कई जगह देखोगे, b इक्वल टू μ0 I/2πh। बेटा वहां से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 हो जाएगा, 1/2 4 पाई से कट जाएगा और इतना फॉर्मूला आ जाएगा। और इसीलिए आपको बुक्स में याद कराते हैं कि करंट कैरिंग वायर से r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, अगर ये इनफाइनाइट है तो। बेटा h का मतलब परपेंडिकुलर दूरी, देख पा रहे हो, वही मैंने r लिख दिया वहां पे। नोट किया आपने? ये बुक्स में आपको रेडिली मिल जाएगा बुक्स में, बट ये आता है ऐसे डिराइव होकर, इसलिए इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो। नोट किया बेटा? दिस इज द फॉर्मूला दैट यू शुड नो। एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से h दूरी पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आती है μ0 I/2πh, और यही एनसीईआरटी में आपको दी हुई है डायग्राम बना बना के।
नोट किया बेटा आपने? सर 1 मिनट। टेक योर टाइम बेटा, बस मुझे बता दिया करो ताकि मैं उतना स्लो जाऊं या फास्ट जाऊं। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप ये वाला डायग्राम एक बार देखो, आपको डायरेक्शन सेंस थोड़ा बेहतर समझ आएगा। ये वाला डायग्राम देखो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये काफी साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला हमने ये अभी जस्ट डिराइव किया है, ठीक है? अब इसमें देखो कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, अब ये जो थंब है ना, ये हाथ को देखो इसको, अगर थंब इज पॉइंटिंग, बेटा आप लोग का ये डायग्राम दिख रहा है? आप लोग तैयार हो कि मैं मतलब टाइम ले रहे हो अभी नोट करना? और नहीं सर, दिख रहा है। अब आप एक काम सोचो, अगर थंब, बेटा ये राइट हैंड साइड जो जहां पे कर्सर है उस पर ध्यान देना, अगर मैं थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोलूं स्ट्रेट वायर के लिए, तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर, जहां पे ये फिंगर की कर्लिंग होगी, आप जाके ना अपने थंब को उस पर रख दो करंट के डायरेक्शन में, हमेशा कर्लिंग मतलब अंगुलियों को मोड़ना आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा हमेशा। किसी भी पॉइंट पे आप करके देख लो बेटा, यहाँ पे देखो, ये देखो ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि कर्लिंग ऑफ द फिंगर वैसे ही होगी। मेरी बात समझे बेटा? आप थंब यहाँ रखो और इस पॉइंट पे सोचो, कर्लिंग ऐसे जाएगी अंदर की तरफ और यहाँ कर्लिंग बाहर आएगी। करके देख लो, राइट हैंड यूज करना बेटा बस। हम आते हैं वापस, यानी मेरे कहने का मतलब है, आपने अभी ये सीखा कि इनफाइनाइट वायर पे यहाँ पे मैग्नेटिक, अगर ये करंट ऐसे है तो जब आप कर्लिंग समझोगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, और आप थंब रख के देखना एक बार, अपना राइट हैंड यहाँ रखना और यहाँ यहाँ पे कर्लिंग करने की कोशिश करना, तो ये बाहर आएगा। और यही डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में गोल गोल रिंग्स बना के दे दी जाती हैं कि भाई यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, हर पॉइंट पे बेटा ऐसा रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे बेटा ऐसे रहेगी, ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और अगर ये सर्कल आर दूरी पे है, आर दूरी पे, तो हमने अभी सीखा मैग्नेटिक फील्ड आएगी μ0/2 I by R। अगर ये वायर इनफाइनाइट है तो क्या बेटा आप ये बात समझ गए? अगर यहीं पे मैं करंट का डायरेक्शन पलट देता, नीचे कर देता, तब आप जब देखते कि थंब नीचे जा रहा है तो कर्लिंग जस्ट उल्टी हो जाती, आपका ये ऐसे बनाना पड़ जाता बेटा, ऐसे कर, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे हमारे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता और यहाँ से बाहर आता। क्या बात समझ गए बेटा? चलो, अगर करंट अंदर नीचे की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और आपको कोर्स में बस इतना ही पूछते हैं, आपके 10th क्लास के सिलेबस में लोग बस इतना पूछते हैं ये डायग्राम कि करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और करंट अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ ऐसे और यहाँ। नोट कर लिया बेटा? चलो मैं डायग्राम और बनाता हूँ बेटा। ये आप लोग मुझे बताओ, इसमें अगर मान लो एक इनफाइनाइट वायर है लेकिन रे की तरह, एक तरफ इनफाइनाइट है दूसरी तरफ आप एक एंड पे खड़े हो, तो यहाँ पे h दूरी पे, मुझे बेटा इसका आंसर दो। अगर मान लो, मैं आपको पूरा क्वेश्चन देता हूँ,
एच सॉरी करंट की वैल्यू दे रखी है आपको, करंट इज गिवन है 3 एम्पेयर, ये वाली साइड इंफिनिटी तक जा रही है और आप एक एंड पे हो, आप एंड पी पे हो, तो आप क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ अगर एच की वैल्यू 2 मीटर है तो 2 मीटर, तो इस पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू बताओ कितना होगा। करंट भी दिया है, सब कुछ दिया है। अब पहले फिगर पे लौटो जो आपने नोट, मेन आइडिया ये है बेटा, ये है मेन आइडिया, ये वाला। अब खुद बताओ अगर ये वाला पोर्शन इंफिनिटी चला जाएगा तो बीटा तो 90 हो जाएगा, लेकिन अगर बी घूम घूम के यहाँ आ जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। अगर बी को उठा के यहाँ रख दोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बताओ, फील करो ना, अगर इसको उठा के ऐसे यहाँ, 0। जीरो। वेरी गुड बेटा। तो यानी इस फिगर में हमको फॉर्मूला वही लगाना है कि सर हमारा मेन फॉर्मूला यही था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एच। आपको बस देखो ऑब्जर्व करना है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा हमारा यहाँ पे बच्चा 0 आ गया है, और सिंस ये वाला सेक्शन इनफाइनाइट जा रहा है तो बीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई है। तो जब आप पुट करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी क्यू पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एच इंटू साइन 90 यानी 1, बस इतना ही आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एच। और आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 मीटर, 3 एम्पेयर, म्यू नॉट बाई 4 पाई मैंने आपको लिखवा दिया था। हाँ, डायरेक्शन अभी भी इजी है बेटा, देखो आइडियल कहाँ गया, इस तरफ गया, इस पॉइंट पे आके सोचो आइडियल मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे बना, और किसी भी पॉइंट से चाहे तुम इस करंट वायर के इतने से पोर्शन से देख लो, हमारा आइडियल इधर बना, और इसी से एक दूरी ले लो आर, आर वेक्टर ऊपर बनता। अब एक बच्चा भी समझदार है कि आइडियल अगर यहाँ दिया है, मैंने इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, और आर वेक्टर ऐसे है, तो आइडियल क्रॉस आर करोगे, आप देखो ना आइडियल पे उंगलियां रखो और आर को चाटा मारो, या आर की तरफ कर्लिंग करो, जो वर्ड आपको अच्छा लगे, तो आपको थंब बाहर आएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाती है, और इसका मैग्नीट्यूड इतना होता है। नोट किया बेटा? यस सर। चलो अब एक फॉर्मूला और नोट करते हैं। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हमेशा 10⁻⁻7 होता है। बेटा हाँ, अगर वैक्यूम में करोगे तो आगे चल के मैं ये सिखाऊंगा कि मान लो यहाँ कोई मटेरियल होता तो यहाँ पे एक और टर्म चेंज, मतलब यहाँ पे मतलब एक्चुअल फॉर्मूला ये रहता है बेटा, देखो आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, एक्चुअल फॉर्मूला ऐसे जाता है म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई, बट 12th के एक चैप्टर आने से पहले तक आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये टर्म मटेरियल पे डिपेंड करता है, फॉर एयर इट इज 1, एयर के लिए ये, एयर के लिए म्यू आर की वैल्यू, एयर या वैक्यूम के लिए 1 है, एयर और वैक्यूम के लिए, और इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो अगर मैंने तुमसे बोला करंट कैरिंग लूप है, इसको ध्यान से समझना, एक करंट कैरिंग लूप है, एक तो बेटा ड्राइंग क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ चलिए, मान लो एक करंट कैरिंग लूप है, ये लूप करंट कैरिंग है, तो अगर इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैं आपसे पूछूं कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये रेडियस आर है, ये करंट आई है, मैंने आपसे पूछा बेटा मुझे बताओ ये जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द लूप है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर। क्या ये नोट कर लोगे बेटा? बेटा हेडिंग डालना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट सेंटर। बेटा यहाँ पे करंट कैरिंग लूप बोलते हैं, अगर कोई सर्कल में करंट गोल गोल घूम रहा हो उस टाइप का, तो हम उसे करंट कैरिंग लूप कह देते हैं।
एट सेंटर। इसको नोट करो, फिर मैं आपके हिसाब वाले क्वेश्चन देता हूँ। एक बार नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। नोट कर लिया बेटा? और डायरेक्शन के लिए मैं बताता हूँ, इस बार डायरेक्शन उल्टा करो। अगर हम लोग फिंगर्स को राइट हैंड यूज करो, फिंगर्स की कर्लिंग को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो थंब कहाँ देगा? थंब यहाँ पे बाहर देगा। ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक। बेटा कई बच्चे ऐसे रट्टा मार लेते हैं, पर रट्टा क्यों मारना है बेटा? जैसे करंट ऐसे है तो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि सर इस केस में बाहर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, और अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। आप सिंपली देखो ना, कर्लिंग ऑफ द फिंगर इस बार करंट की डायरेक्शन में, थंब अंदर जाएगा। आप कर्लिंग ऑफ द फिंगर को लो, ऐसे सोचो वायर के ऊपर अपनी उंगलियां रखनी है, 4 उंगलियां जो आपके पास हैं, और थंब को बस परपेंडिकुलर रखो, अपने आप को अंदर जाएगा। और बस एरो ऑफ द फिंगर इस तरफ रखना करंट की डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन के लिए बेटा। इफ यू गेट एवर कंफ्यूज, दिस इज फॉर डायरेक्शन, दिस इज फॉर डायरेक्शन बेटा। अब प्लीज इसे नोट कर लो। नोट किया बेटा? यस। अब आप ऐसे सोचो बेटा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं पूरे सर्कल के लिए, पूरे सर्कल के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है फॉर होल सर्कल, यानी 360 डिग्री के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है μ0I/2r। तो 30 डिग्री के लिए कितना हो आप निकाल सकते हो। यानी अगर मैं आपको सेंटर पे ही पूछूं, बस सेमी सर्कल दे दूं, तो कॉमन सेंस से आप बोलोगे सर पूरे सर्कल के लिए इतना था, आधे सर्कल के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सिंपली आज के बाद अगर मैं पूछूं थीटा डिग्री के लिए कितना हो, सपोज थीटा क्या है, इस तरह से सोचो, ये एक्चुअली ए बी इज द करंट कैरिंग वायर और ये सेंटर है। ये लाइन कुछ भी नहीं है, बस मैं सेक्टर दिखाने के लिए बना दिया। ए बी इज द करंट कैरिंग वायर। तो अगर ए बी करंट कैरिंग वायर है या बी करंट बी टू ए जा रहा है, तो सेंटर पे अगर इस एंगल को मैं थीटा लूं, तो आप ऐसे लिखोगे 360 की वजह से इतना होता है, थीटा की वजह से कितना आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड बताओ? μ0I/2r थीटा अपॉन 360। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? देख लो, आई फॉर करंट है यहाँ पे बेटा। 1 डिग्री के लिए 1/360 से डिवाइड करते, थीटा के लिए फिर मल्टीप्लाई करते, यूनिटरी मेथड लगा लोगे। और कॉमन सेंस वाला मेथड भी लगाना बेटा। अब ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए कॉपी पेन उठा कैसे करो। आपसे मैं पूछूंगा आधे सर्कल आधा है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए सर ये μ0y/4r हो जाएगा। आपको मैंने क्वाड्रेंट दिया कि बेटा यहाँ से यहाँ तक एक क्वाड्रेंट है, 1/4 है, एंगल 90 डिग्री रहेगा। अगर यहाँ से B2 एक करंट जा रहा है, तो क्या करते हैं सीधे 1/4 कर दो उसका। अगर सिर्फ B2 एक करंट ऐसे दिख रहा है और यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है कितनी होगी, तो सिंपली μ0I/2r टोटल सर्कल की वजह से होती है, 1/4 के लिए उसका भी 1/4 यानी μ0I/8r। कर लोगे डायरेक्टली? बस डायरेक्शन का ख्याल रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डायरेक्शन का ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, और क्वेश्चन से पहले एक लाइन और समझा देता हूँ बेटा। कभी भी करंट कैरिंग वायर के आगे और पीछे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगी, और इसका सिंपल सा लॉजिक है, कभी भी आइडियल और आर को बनाओगे, सपोज आर वेक्टर आपने कैसे बनाया था कि सर आइडियल से जहां पे निकालनी, यानी आर वेक्टर इसी के पैरेलल बनेगा, या तो पीछे के लिए एंटी पैरेलल बनेगा। तो आपको फॉर्मूला सिखाया था, ध्यान से अगर आपने नोट किया है, आप जब ये लो यहीं बता देता हूँ, वहीं पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे थे तो था आइडियल साइन थीटा पिक्चर में था बाई r² इंटू μ0/4π। तो ये जो साइन थीटा था एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। अब अगर ये थीटा
आइडियल तो यही है, करंट ऐसे जा रहा है, मैं इस पॉइंट के हिसाब से बताता हूँ, और आइडियल ऐसे ही जा रहा है, और आर वेक्टर भी वही बनता है, वहां से ज्वाइन करना उस पॉइंट को जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड वाले पॉइंट को ज्वाइन करो। तो आपको दिखता है इस केस के लिए आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर एक के ऊपर एक चढ़ जाते और पैरेलल रहते, यानी थीटा वुड बी 0, साइन 0 इज 0। बेटा हर बच्चे को एटलीस्ट साइन थीटा का इतना ग्राफ तो पता होगा। तो ये पता है कि नहीं पता है बेटा? 0 पे 0 रहेगा, 180 डिग्री पे फिर से 0 रहेगा, यानी करंट कैरिंग वायर के आगे या पीछे, क्योंकि पीछे के लिए आइडियल तो आपका ऐसे बनता और आर वेक्टर इससे पीछे ऐसे बन जाता, और ये दोनों को हम एंटी पैरेलल बोलेंगे, यानी एंगल हो जाता 180 डिग्री, यानी फिर से साइन थीटा की वैल्यू 0। इस पूरे पैसेज में मैं चिल्ला चिल्ला के इतना कहना चाहता हूँ कि अगर करंट कैरिंग वायर मिला तो यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। कॉन्सेप्ट भी समझो, उसका फ्लो भी समझो, हर चीज आपकी बायोट लॉ से ही डिराइव हो रही है। नोट कर लिया? ये इसकी समरी है, हम लोग कह रहे थे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये है, बेटा तुमने नोट कर लिया ना, बता तो दो तब तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, हो गया। ठीक है बेटा। चलो अब ऐसे सोचो कि मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन वो लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन ऐसे एक वायर है, सुनना बेटा, आराम से सुनना पहले। यहाँ ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, इसमें करंट आई दिया हुआ है, यही करंट आई ऐसे से जा रहा है, ये सेंटर है, और ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, सर्कल है ये जो ऊपर वाला सर्कल, पी से क्यू तक जो है वो एक सर्कल है। अब यहाँ से वो वायर को मोड़ते हैं, इतना खतरनाक डायग्राम बना के वो ऐसे ले जाते हैं ऊपर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, यानी इसमें भी वही करंट दौड़ेगा। देखो आपको कुछ इस तरह का सेटअप देके पूछ रहा है कि यहाँ पे, और ये आपको ये वो दूरी दे देगा कि यहाँ से ऐसे देखोगे तो ये बी आता है। अब आपसे पूछेगा कि बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये है आपका क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो। एक समझदार बच्चे के लिए एक लाइन का क्वेश्चन है, क्यों? वो तोड़ देगा, बोलेगा सर चलिए नाम रख देते हैं, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 5 रखा, यहाँ 6 रखा। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 2 एट सेंटर कितनी आएगी? सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? आया ना? तुम 1 2 के सामने पड़ गए ना, तो कितना आएगा? 0। देखा बेटा, ये बात समझ आई? अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 3 निकालो एट सेंटर। आपको पता है कंप्लीट सर्कल होता तो मैग्नेटिक फील्ड आती म्यू नॉट आई बाई 2r, आधा सर्कल है, यानी म्यू नॉट आई बाई 4r। बेटा किसी को भी दिक्कत है? आर की जगह लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ दिक्कत कहाँ आती है? अगर बच्चा डायरेक्शन पे ध्यान ना दे। आपको यहाँ लिखवाया गया है कि अगर ऐसे जाएगा ऐसे करंट तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, यानी बच्चा जो ऐसे नहीं लिखेगा कि सर हमारी 2 से 3 के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, वो बच्चा आखिरी में आंसर गलत कर देगा। अब आप 3 4 को देखते, 3 4 के आप पीछे हो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 3 4 की वजह से 0 ही रहेगी सेंटर पे। अब मैं आता हूँ 4 5 को देखता हूँ। सर वो 3 4 0 क्यों हुआ, वो समझ में नहीं आया। बेटा आप ये पॉइंट नोट किया, ये वाला करंट कैरिंग वायर के आगे और पीछे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है,
अब तुम जरा 3 हाँ सर। ठीक है। अब तुम 4-5 को देखो बेटा। 4-5 एक सर्कल का पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है और बच्चा डर जाता है। अगर तुम घर पे ऐसे एक दो भी सवाल लगा गए हो ना, देखो टीचर ने तुम्हें इतना तोड़ तोड़ के बनाया है ना कि तुम वहां पे डायरेक्टली समझ जाओगे करना क्या है। 1 2 2 3 2 3 सर्कल का पार्ट है, 3 4 स्ट्रेट लाइन है, 0। सर 4 5 सर्कल का पार्ट है सर, लेकिन ये सर्कल तो 1/4 है। तो बेटा म्यू नॉट आई बाई 2r लिख लो पहले, यानी 2b, और फिर उसका 1/4 ले लो। ये बात समझ आई? बस अंतर इतना रखना कि सर अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो बाहर आएगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। यानी आप आंसर में B23 माइनस B45 लिखोगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड B टोटल जब लिखोगे तो दिस माइनस दिस लिखोगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? यस सर। और पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, इसलिए मैं B23 माइनस B45 करने के बाद फाइनल रिजल्टेंट डायरेक्शन लिखूंगा अंदर की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आपके यस सर। मॉड्यूल में जो जेई वाले क्वेश्चन दिए हैं, इस सारे कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट लिखाए जा रहे हैं इसमें सारे हो जाएंगे आपके बेटा। लेकिन बेटा मैग्नेटिज्म में एक अलग अलग चैप्टर है। मेरा आज पूरा इम्पेचुअस इस बात पे है कि आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले समझो अलग अलग केसेस में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पे। ये भी एक न्यूमेरिकल है बेटा। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी लेंथ ए है, और आपको सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड समझते हो ना बेटा, करंट आई ऐसे जा रहा है और ये ऐसे यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई ऐसे है। आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि सर शुरू कैसे करें, लेकिन एक बच्चा जो नोट्स बना रहा है उसको एक फॉर्मूला याद होगा कि सर आपने बताया था अगर फाइनाइट वायर है तो उससे h दूरी पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती है यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एच। अगर यहाँ पे करंट आई जा रहा हो ए बी में पाथ में, इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर अल्फा बीटा तुम पहचानना सीख गए तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। तब एक बच्चा बोलेगा अच्छा सर जो 3 वायर हैं, जैसे मान लो ए बी है, बी सी है, सी ए है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तीनों की वजह से, ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तुम कर्लिंग ऑफ द फिंगर समझो, कैसे भी समझो, जब तक दोनों तीनों एक ही सेंस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐड होगी। तो एक बच्चा समझदारी से सिर्फ ए बी की वजह से निकालता है और 3 से मल्टीप्लाई करता है बेटा। और आप कभी भी किसी भी लूप को देखो ना, जैसे ये लूप में आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सर इसमें करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी बेटा, सही बात है। आप समझदारी ये है कि आप ए बी की वजह से निकालो मैग्नेटिक फील्ड टोटल, और ऐसे लिख दो 3 टाइम्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। ये सबसे सही तरीका है। इसलिए बेटा इतना, तब किसी बच्चे के लिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता कि सर अब तो मुझे बात समझ आ गई कि मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये रखना है, ये रखना है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसको नहीं पता कि ये एंगल टोटल 60 होता है, सबको पता है। तो ये एंगल 30 बनेगा और ये 30 बनेगा, तो आपके अल्फा बीटा 60-60 बन जाएंगे। और कोई बच्चा ऐसा है जिसको एच निकालना नहीं आता, बेटा बताओ मुझे, कोई भी है यहाँ पे जो एच नहीं निकाल पाएगा? मैं समझाता हूँ क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों निकाल सकते हो बेटा। आप लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा आ चुका है निकालना? ये बताओ साइन थीटा आता है? अब बताओ सिमेट्री की वजह से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो मिड पॉइंट पे आएगा, यानी आपको ये वाली लेंथ मिलेगी a/2। अब बताओ ये a/2 है, ये 30 डिग्री है, एक बच्चा 10-30 लगा देगा, 10-30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और हमारे फिगर के हिसाब से 10-30 आ जाएगा h/a/2। तो आपका h आ गया ना बेटा, देखो h आ गया, देखा आपने, a के टर्म्स में आ गया। अब आपका आंसर हो जाता है सर 3 ×
बी ए बी की वजह से, तो आप ये सोच लेते कि सर म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई क्वेश्चन में जो भी दिया होता आई, और एच आप निकाल चुके हो, एच पुट करते, और अल्फा प्लस बीटा, आपको ये एंगल 60 पता है, ये एंगल 60 पता है, क्योंकि ये 30 कॉमन सेंस से सबको पता रहता है बेटा, सिमेट्री से इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है ना हमने, तो यहाँ आ जाता 2 इंटू साइन 60। वो बच्चों हो गया क्वेश्चन, टफ दिख रहा था। ऐसे क्वेश्चन आपके इवन नीट और जेईई मेंस में भी आते हैं, और ये आपके ओलंपियाड्स में भी आते हैं। नोट किया? और मैं सबसे अच्छा केस ले रहा हूं कि अगर आपको ये केस आ गया तो आपको बाकी केस आ जाएंगे बेटे। अगर ऐसे ही मैं स्क्वायर का बना देता, सेंटर पे निकालो, तो फिर आप वही समझ लेते कि सर ए बी से निकाल लेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब तक सारे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। तो कई बार एग्जामिनेशन में पता है बच्चों को जेईई मेंस में और नीट में कैसे बेवकूफ बनाते हैं, मैं दिखाता हूँ बेटा। देखो बेटा, ये समझ आया आप लोग को ये वाला क्वेश्चन? यस ठीक है बेटा, कई बार बच्चे ने इतनी जल्दी में रहते हैं ना कि क्वेश्चन ऐसा आता है। देखो वो 2 ऐसे वायर लाएंगे, एक ऊपर से लेके और एक लगभग ऐसे पास पास लाएंगे, और एक नीचे से लेकर, और बच्चे को दोनों तरफ ऐसे 3 एम्पेयर लिख देंगे, और बच्चे से पूछेंगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अब देखो ना, एक सिंपल सी बात है, ऊपर वायर नीचे वाले वायर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ये करंट ऐसे चले जाएगा 3 एम्पेयर, ये करंट ऐसे चला गया, और ये वाला करंट ऐसे बह गया, यानी इन दोनों सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही नहीं होती, और ऊपर वाले की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड नीचे पैदा होगी, इस नीचे वाले 3 एम्पेयर की वजह से उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ पैदा हो जाएगी, यानी नेट फिर 0। याद रखना बेटा, जब पूरा क्लॉकवाइज मिल जाएगा तो ऐड होंगे, आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज, तो कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। यानी अगर आपको क्वेश्चन आया ऐसे कि एक ऐसे बना है, और यहाँ पे आपको एक, देखो ये आपका, मैं सिंपली ऐसे बोल देता हूँ, देखो अगर मैं स्क्वायर बना के यहाँ 3 एम्पेयर ऐसे दे दूँ, और यहाँ पे ऐसे दे दूँ कि 3 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, और आपसे पूछो सेंटर पे क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉमन सेंस है, ऊपर वाला जितना यहाँ बनाएगा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नीचे वाले 2 वायर हैं वो वहां पे ऊपर बना के कैंसिल करके सेंटर पे 0 लेते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चन बहुत देते हैं जिसमें बच्चे को बिना किए ही आंसर टिक कर देते, तभी बेटा 30 सेकंड में क्वेश्चन हो पाते हैं वहां एग्जामिनेशन में बनाते हुए वैसे ही। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आए बेटा। नेक्स्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज जस्ट लाइक, अब ऐसा जो स्प्रिंग है, पर स्प्रिंग के वायर के ऊपर, जैसे घर के वायर के ऊपर आप वो प्लास्टिक कोट देखते हो ना बेटा, मेरी बात समझ पा रहे हो? घर में कोई भी वायर दिखता है तो उसके ऊपर एक आप इंसुलेशन के केबल देखते हो ना, उसके ऊपर एक शीट टाइप की चढ़ी रहती है। यस सर तो आपका सोलेनॉइड स्प्रिंग ही है, बस उसके ऊपर हर वायर के ऊपर एक कोट रहती है। मतलब दिखेगा आपकी बुक्स में, आपको ऐसे ही दिखाएंगे बेटा, सोलेनॉइड सिंपली ऐसा कर देंगे, दिखाएंगे ऐसा ही दिखाएंगे बेटा, स्प्रिंग तरह की। अब क्वेश्चन है कि अगर इसमें करंट जाए तो क्या होगा बेटा? होता क्या है, ये जस्ट लाइक 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, 6 लूप, बड़ा मैटर करता है कि इस लूप में टर्न कितने हैं, उस पर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो एक टर्म आता है वो सीखते हैं, लेट अस से कि नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। लेट अस से कि जो करंट तो आई दिया है, ये लेंथ एल है, तो एक टर्म आ जाता है इसमें, इंपॉर्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी इस फिगर के हिसाब से हमारा n/l। इसको नोट करो बेटा, तब तक मैं समझाता हूँ, क्योंकि इस नंबर पे बहुत डिपेंड करता है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सोलेनॉइड इज ए सिंपली दिस कलेक्शन ऑफ लूप, या आप किसी मतलब बस क्लॉकवाइज घुमाते चलो या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते चलो,
इस तरीके से एक वायर को आप एक घर में भी सोलेनॉइड बना सकते हो। पेन लो और उसके ऊपर एक वायर को ऐसे गोल 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 ऐसे कर दो, दैट इज सोलेनॉइड। अगर इसमें से करंट पास होता है तो आगे चल के इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल के अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। पता है अगर इसमें से करंट बह जाए तो ये बिल्कुल एक बड़े जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ साउथ, और हर लूप एक छोटा मैग्नेट रहता है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा, सबको ऐड कर दो, बड़ा मैग्नेट कहलाएगा। आपने इतना लिखा बेटा। मैं बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड पे रहना चाहता हूँ, आज की क्लास मैग्नेटिक फील्ड के नाम पे रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूँ, सोलेनॉइड से कैसे निकालते। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर। इसका आंसर आता है B इक्वल टू म्यू नॉट NI, इतना सा, where small n is number of turns per unit length, I is current, but this is true only for, बच्चे देखो गधों का कहाँ गाते हैं, true only for very large solenoid, मतलब कुछ ऐसा वाला बने, ये ऐसे खूब लंबा सा हो, खूब नंबर ऑफ टर्न्स और ऐसे लंबा सा हो, बहुत लंबा सा, तब ये फॉर्मूला ट्रू होता है। पर आपकी बुक में 12th तक लगभग इस फॉर्मूले को सही मान लेते हैं, until unless एग्जामिनर चाहे आपको तंग करना। दिस इज इनसाइड, आपके कोर्स में जब ऐसा मानेगा यहाँ पे तो बाहर जीरो मानेगा। जस्ट बेटे इधर नोट करना इंपॉर्टेंट है, जो लाइन में बोल रहा हूँ, सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो मानेगा। आप बोलोगे कैसे, मैं आपको समझा भी दूंगा। देखा बेटा आपने, इतना नोट कर लिया, हेडिंग डाल देना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बेटे जब नोट हो मुझे बताना, मुझे और भी बहुत सारी चीज बतानी है इसमें। जैसे कुछ काम की चीजें बताता हूँ, आप इसे एंजॉय करना। आपको पता है हर मैग्नेटिक लूप को मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। अगर कभी ये वर्ड आपको फैंसी लगे, एवरी करंट कैरिंग स्मॉल लूप इज कॉल्ड छोटा मैग्नेट, क्योंकि आपने अभी देखा अगर इसमें करंट ऐसे जाएगा और ये पोर्शन आपको स्क्रीन के बाहर दिख रहा है और ये स्क्रीन के अंदर, ये स्क्रीन के अंदर दिखना चाहिए और ये बाहर, तब आपको, आप अगर वो जो आज किया ना कि सर्कुलर लूप के से मैग्नेट कहाँ बनेगा, ये डायग्राम जरूर बनाना कि इसका मतलब होता है ऐसा मैग्नेट। मैंने डायग्राम थोड़ा सा गंदा बना दिया है, पर नॉर्थ इधर और साउथ इधर, और ये वाला वायर आप नीला नीला बाहर रखना, ये बाहर आएगा, ठीक है, ये इस मैग्नेट के ऊपर रहेगा। ये करंट कैरिंग वायर है, तो हम इस करंट वायर को मैग्नेटिक डाइपोल या छोटा मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल या छोटा मैग्नेट। मैग्नेट करंट कैरिंग लूप इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे चल के आप समझोगे कि यही सारे फॉर्मूले कंटेन कर रहा था। बेटा नोट कर लिया आपने, इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये टर्म नोट करना, अब अगर कभी भी आपसे कोई टोराइड पूछे, टोराइड क्या होता है, जैसे मान लो मैं ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके उसको ऐसे ऐसे कर दूं, सोलेनॉइड को घुमा के से ऐसे लेता हूं और इसके अंदर पूछूं, तो टोराइड कहते हैं। और मैं अच्छा ड्राइंग बनाया होता तो आपको ये भी स्प्रिंग दिखती बेंड हुई,
तो मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछना चाहता हूँ यहाँ। तो अगर ये लेंथ r होती है और नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी म्यू नॉट n अपॉन 2πr इंटू आई। अब बोलोगे सर ये याद कैसे रखेंगे इतना इतना, तो तुम सिर्फ फॉर्मूला याद रखो म्यू नॉट एन आई, सिर्फ ये याद करो। सोलेनोइड और टोरॉइड एक ही होते हैं, बस बेंड कर दिया है, यही फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बेटा अगर मैं सोलेनोइड को बेंड कर रहा हूँ तो लेंथ कितनी बनेगी, ये L कितना हो जाएगा बताओ, 2πr ही तो रहेगा, ये लेंथ ही तो है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम होता है म्यू नॉट एन आई, इसलिए कंफ्यूज मत हो, क्योंकि n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और L आपका 2πr आएगा ही आएगा। नोट कर लिया? बेटा बता दिया करो, उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रहता है, अगर हम लोग कभी भी देखो ये है बेटा, ये समझो आइडियल दोनों है, जो ये हमने पढ़े है ना, ये आइडियल था कि ऐसा सोलेनोइड रहे, जबकि ऐसा सोलेनोइड नहीं रहता है हमेशा, कि खूब छोटा पतला चलते रहे, नंबर ऑफ टर्न्स टेंडिंग टू इंफिनिटी टाइप का रहे, या बहुत बड़ा रहे, तब ऐसा फॉर्मूला लगता है। क्या हो अगर हमारा सिंपल सोलेनोइड हो, तो उसके लिए फॉर्मूले कुछ ऐसे आते हैं। मान लो मैंने तुम्हें बेटा मैं सोलेनोइड का ऐसा डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप फीलिंग लेना कि सोलेनोइड ही है, मैं सिलेंडर टाइप का दिखा दे रहा हूँ, पर आप भावनाओं को समझना कि इसके ऊपर एक ऐसे टर्निंग मारी हुई है, मतलब इसके ऊपर खूब सारे ऐसे टर्निंग है, ऐसे ऐसे कर। मैं डायग्राम गंदा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ब्लू वाला नहीं दिखा रहा हूँ। आपसे किसी ने पूछा कि यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे, तो फिर से बेटा ये अल्फा और बीटा आ जाएंगे पिक्चर में, और फिर से आपका फॉर्मूला जो था B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये लिखा है ना बेटा पुराना वाला, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अगर ये हमारा सोलेनोइड बहुत लंबा हो जाए तो अल्फा और बीटा बेटा कितना हो जाएंगे बताओ। ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये बात समझना, अंतर है। इस बार देखो जो इनफाइनेटली बड़ा सोलेनोइड होता है ना, उसके हर पॉइंट पे लगभग सेम म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन अगर हम छोटा सोलेनोइड ले लें तो हर पॉइंट पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, सब पॉइंट पे अलग अलग होगी, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी। तो आप खुद देखो, अगर हम बहुत बड़ा ले लेंगे तो हमारा अल्फा बीटा की वैल्यू 90 रीच कर जाएगी, साइन 90 प्लस साइन 90 विल बिकम 2, 2 कैंसिल, इतना आ जाता है, यानी ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसको पढ़ने के बहुत फायदे हैं, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अगर एक सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न्स पता हो, करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके थ्रू पता हो, तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। इस फॉर्मूले से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकली है, यहाँ इस पॉइंट पे। मेरी बात समझे बेटा? अब अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक फाइनाइट सोलेनोइड है, एक एंड पे बताओ, बेटा ये क्वेश्चन लगभग हर बच्चा गलत करके आता है। वो पता है जब एक एंड पे पूछा जाएगा तो अल्फा बीटा में से बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू लगभग लगभग, अगर बड़ा सोलेनोइड है तो 90 हो जाएगी। तब उस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाती है बेटा बताओ। एक एंगल, इस वाले केस में एक बीटा को आप ले लो 0 और अल्फा को ले लो 90, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। क्या आप समझ गए? इस एंड पे इतना आएगा, नोट कर लो बेटा, ये वाला चीज बच्चे गलत करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ तक आते आते आपने बेसिक खूब सारे डायग्राम्स को समझा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट पे आए बेटा टॉपिक पे। सर नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर लो बेटा, पर याद रखना दिस इज द जनरल फॉर्मूला, और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ लेना इसमें।
बेटा अपने नोट संभाल के रखना थोड़ा, हम हर बार नए सिरे से स्टार्ट करें तो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। बेटा आपके ऐप पे जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड अपलोड की है, आप प्लीज उसे आज देखना, आपको ज्यादा सेंस आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप उसको थ्योरेटिकल पॉइंट में पढ़ो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनोइड की प्रॉपर्टीज दी होंगी उसे पढ़ना कि हाँ सर ये तो पूरा सोलेनोइड एक तरह से मैग्नेट की तरह ही बन जाता है। अगर उसमें से सोलेनोइड में से करंट जाता है तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं या टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। नोट किया बेटा इतना? बेटा हो गया? बेटा हम आगे लिखें क्या? यस सर। ठीक है बेटा। अब पता है, जैसे मेरी बात समझना, हर क्लास की एक हेडिंग रहेगी। आज की हेडिंग थी मैग्नेटिक फील्ड को समझना या बाइट-सेविट्स लॉ को समझना। एक इससे ऐसी एक और हेडिंग आती है। देखो इस पूरे चैप्टर में पता है 3 ही लॉ होते हैं। हमने पहले लॉ बाइट-सेविट्स लॉ पे अटैक किया है इसमें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस पे अटैक करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, या आप इसे लिखो फिर हम इस पे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। मैं इस शीट को थोड़ा मिटा देता हूँ कहीं पे, इसको मिटा देता हूँ और फिर लिखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे लिखना फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज। मतलब समझाता हूँ इस लाइन का। इफ सपोज एक रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, एक ये एरिया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है हर तरफ बाहर की तरफ, ऐसे 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो क्या हो अगर एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नाचता हुआ एक स्पीड लेके अंदर जाना चाहे, व्हाट विल हैपन टू दिस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? एक चार्ज पार्टिकल, या सिंपली सिर्फ क्यू लिख लो, एक चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में घुसता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप उस मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड मैटर करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करेगा बेटा। v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको बस लिखो, हमको इसका बेसिक QV भी याद करना है तुमको लोगों को। वेलोसिटी ऑफ चार्ज, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये चार्ज की जो खुद चार्ज मोशन में उसकी वजह से नहीं है। एक्सटर्नल मतलब किसी और का है। इस ये चार्ज वेलोसिटी पे जा रहा है बेटा, तो इसकी भी तो कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस वो वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बेटा। हम अपने आप पे कभी फोर्स नहीं लगा सकते, फोर्स एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पे जो बी नॉट है या बी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला 3 टेस्ला की। इतना नोट कर लिया बेटा? यही नेक्स्ट क्लास की हेडिंग होगी। इसी पे हम लोग मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, पूरा का पूरा बेटा। अगर हमने ये समझ गए तो इससे पूरा टॉपिक बनेगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इनसाइड
मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोगों को जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है आपके ऐप पे, आपको उस पीडीएफ में आप कहाँ तक पढ़ सकते हो मैं बता दे रहा हूँ। आप फराडे एक्सपेरिमेंट से पहले तक सारा पढ़ सकते हो। प्लीज पढ़ने नहीं रुको, मैं एग्जैक्ट पेज नंबर बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप 2.10 की स्टार्टिंग तक पढ़ सकते हो या एटलीस्ट 2.9 तक आपका होमवर्क है। आप प्लीज बेटा 2.9 आपके ऐप में होगा पीडीएफ, और डोंट वरी वहां बहुत हल्का हल्का दिया है एनसीईआरटी टाइप का, तो आपको जल्दी खत्म कर लोगे आप। पेज नंबर मतलब पॉइंट नंबर 29 तक है, पेज नंबर 20 तक है शायद, यहाँ तक आप पूरा खत्म कर सकते हो। ठीक है बेटा, और मॉड्यूल का अच्छा खासा सेक्शन सॉल्व कर सकते हो, जेई वाला सेक्शन एक बार खोल के देखना बेटा। ठीक है बेटा, आप लोग को इस पर कोई और डाउट है अभी? बेटा इस पर कोई डाउट है आप लोग को? नो सर। ठीक है बेटा, मैं फिर भी आप लोगों से रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, और आई होप आप लोगों ने लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है, तो बारी बारी इसको देख लेना। ठीक है बेटा, फिर मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ बेटा। बाय बेटा।